शर्मा परिवार काफी ज्यादा ऊंचे ख्यालों वाला परिवार था। शर्मा परिवार में उनकी नई नवेली दो बहुएं सुरभि और अंजलि शादी करके आती हैं। उन दोनों की सास शांति उन्हें समझाते हुए बोलती है, देखो बहुओं, तुम दोनों सहेलियां हो और जब हम सुरभि को देखने आए थे तभी हमें अंजलि भी पसंद आ गई थी। इसीलिए हमने अपने दोनों बेटों की शादी तुम दोनों सहेलियों से कर दी। तो अब ये तुम दोनों का भी घर है। जी माँ जी। जी माँ जी। तो अब मेरी एक बात कान खोल कर सुनो। हमारे घर की बहू बेटियां बहुत ही शर्म लिहाज से रहती हैं। तुम दोनों हमेशा घूंघट में ही रहोगी, यहाँ तक कि रसोई में खाना बनाते समय भी। तुम्हारे ससुर और मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि घर की बहुएं बिना घूंघट के घूमें। इसीलिए घूंघट सर से हटना नहीं चाहिए। शांति अपनी दोनों बहुओं को समझाकर वहां से चली जाती है, लेकिन दोनों बहुओं को घूंघट में रहने से काफी परेशानियां हो रही थीं। ऊपर से गर्मी भी काफी ज्यादा होती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन अंजलि और सुरभि दोनों रसोई में खाना बना रही होती हैं। तभी अंजलि सुरभि से कहती है, अरे सुरभि, सब्जी में जरा नमक डाल देना, शायद मैं नमक डालना भूल गई हूँ। ठीक है, मैं अभी डाल देती हूँ। एक तो घूंघट की वजह से साफ साफ दिखाई भी नहीं देता है। मैं रोटियां बना रही हूँ लेकिन दिख ही नहीं रहा है कि ठीक से बन रही है नहीं बन रही है। छोड़ दो ना अंजलि, एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से हम घूंघट लेकर रसोई में खाना बना रहे हैं। अब जैसा भी खाना बनेगा खा लेंगे सब। सुरभि घूंघट में थी और वो गलती से नमक की जगह चीनी का डब्बा उठा लेती है और सब्जी में नमक डाल देती है। कुछ देर बाद खाना बन जाता है और दोनों बहुएं टेबल पर खाना लगा देती हैं। शांति और उसका पति मोहन खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। सुरभि और अंजलि उन्हें खाना देती हैं। जैसे ही मोहन सब्जी खाता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है, अरे ये कैसी सब्जी है, इसमें मिठास कैसी है। अरे बहुओं, तुम दोनों को खाना बनाना नहीं आता है क्या? रोटी भी पूरी जली हुई है। मैंने सोचा सब्जी तो अच्छी होगी लेकिन सब्जी भी खाने लायक नहीं है। ससुर जी माफ करना, वो हमें घूंघट की आदत नहीं है ना, तो बस इसीलिए हमसे गलतियां हो रही हैं। गलतियां हो गई हैं लेकिन आगे से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब तुम्हें घूंघट में ही रहना है, इसलिए आदत डाल लो और आज की गलती को दोबारा कभी मत दोहराना। सुरभि और अंजलि को काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन उनकी परेशानी से घर वालों को कोई लेना देना नहीं था। घर वाले बस उनकी गलतियों के लिए सुना रहे थे। कुछ दिनों बाद सुरभि जूस का ग्लास लेकर अपने ससुर जी के कमरे में जा रही होती है, लेकिन घूंघट की वजह से सुरभि का पैर लड़खड़ा जाता है और सारा जूस मोहन के ऊपर ही गिर जाता है। बहू, ये क्या बदतमीजी है। मैंने आज ही नया कुर्ता पहना था और तूने मेरे नए कुर्ते पे ही जूस गिरा दिया। तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? नहीं ससुर जी। क्या? माफ करना ससुर जी, मेरा मतलब है घूंघट की वजह से दिखाई नहीं दिया और गलती से जूस आप पर ही गिर गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती इस घूंघट की ही है। बस बहू, बार बार अपनी गलती का ठोकरा इस घूंघट के ऊपर मत डाल। ये सब चाल चलना बंद कर दो दोनों बहुओं। हद हो रही है, अब तो अपनी गलती सुधार लो। सुरभि और अंजलि धीरे धीरे आदत डालने लगते हैं घूंघट की। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। अंजलि खाना बना रही होती है और उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। अंजलि थोड़ा सा घूंघट हटा लेती है और चैन की सांस लेते हुए खुद से कहती है, हाँ, अब जाकर थोड़ी चैन की सांस मिली है, वरना ये तो घूंघट मेरी जान ही ले लेता। हे भगवान, या तो गर्मी कम कर दो या मेरी सास ससुर को थोड़ी अकल दे दो कि वो हमें इस घूंघट से आजाद कर दें। ओह। अंजलि ने घूंघट तो हटा लिया था, लेकिन तभी वहां शांति आ जाती है और अंजलि को बिना घूंघट के देखकर शांति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बहू, ये तेरे संस्कार है क्या? घर में सास है ससुर है, सास ससुर की कोई इज्जत है कि नहीं अब है? तूने अपना घूंघट किससे पूछकर हटाया? माँ जी, वो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, मैं पसीने में पूरी भीग गई थी, तो बस इसीलिए मैंने थोड़ी देर के लिए घूंघट हटा लिया। थोड़ी देर के लिए घूंघट हटा लिया? बहू, मैंने तुम दोनों को पहले ही कहा था कि हमारे घर की बहुएं ऐसी बेशर्मी नहीं करती हैं। अरे कोई संस्कार नाम की चीज है या नहीं है? माँ जी, लेकिन आप भी तो समझने की कोशिश करो ना, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ऊपर से। बस बहू, अब और कुछ नहीं सुनना है। जो गलती तूने की है, अगर ये गलती से भी दोबारा हो गई तो अच्छा नहीं होगा। चल अब जल्दी से अपना घूंघट वापस ले।
इतनी ज्यादा परेशानी होने के बाद भी कोई उनकी सुन ही नहीं रहा था। ऐसे ही एक दिन अंजलि घूंघट से परेशान होकर अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, माँ जी, हमसे ये घूंघट अब और नहीं लिया जाएगा। इस घूंघट में बहुत परेशानी होती है। हम कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन अब और नहीं रह सकते। बहू, ये क्या बात हुई? मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारे घर की बहुएं घूंघट में ही रहती हैं। फिर भी ये ख्याल तेरे दिमाग में आया कैसे? माँ जी, गर्मी देख रही हो कितनी हो रही है। तापमान बढ़ता जा रहा है और आपको घूंघट की पड़ी है। अरे पहले ही गर्मी की वजह से घूंघट परेशान करता है और फिर घर के काम करने में भी कोई कितनी मुश्किलें आती हैं। बस बहू, ये सब नाटक ना मेरे आगे मत कर। मैंने भी अपने समय में घूंघट लिया है, मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई। तुम दोनों को बहुत दिक्कत हो रही है। घूंघट के बिना हमारे घर की बहुएं बहुएं नहीं कहलाती हैं। तू तो भी अपने दिमाग से ख्याल निकाल दे और अपनी सहेली को भी बोल दियो। शांति से दोनों बहुएं घूंघट को लेकर शिकायत तो करते हैं, लेकिन इतना बोलने के बाद भी कुछ नहीं होता है। एक दिन अंजलि काम कर रही होती है, तभी अचानक से अंजलि को चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। घर में सब लोग परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर अंजलि का चेकअप करने के बाद यही बताते हैं कि ये सब घुटन की वजह से हुआ है। अब सुरभि को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में सबको सुनाते हुए बोलती है, देख लिया आप लोगों ने घूंघट का नतीजा। हम दोनों आपको हमेशा बोलते रहे कि हमें घूंघट में परेशानी हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, इसीलिए हवा तक नहीं जाती है, लेकिन आप लोगों ने हमारी एक नहीं सुनी और अब देख लिया अंजलि की हालत। बहू, ये सब हमारी वजह से थोड़े हुआ है। अरे हम तो अपनी बहुओं को संस्कारों में रखना चाहते हैं। माफ करना ससुर जी, लेकिन इस घर में संस्कारों का मतलब किसी को पता ही नहीं है। संस्कार घूंघट में रहने से नहीं दिखते हैं, बल्कि संस्कार इंसान से स्वभाव, अच्छे कर्मों और नेक दिल से झलकते हैं। हाँ, सुरभि बिल्कुल ठीक कह रही है। हमने घूंघट को संस्कार समझा, जबकि असली संस्कार तो इंसान के चरित्र से झलकता है। मोहन और शांति की अक्ल ठिकाने आती है और फिर कभी भी अपनी बहुओं को घूंघट में रहने के लिए कभी नहीं बोलते हैं। ईमानदार दूध वाला। रामनगर कहकर एक गांव में भोला नाम का एक गरीब और ईमानदार दूध वाला रहा करता था। भोला के घर के आंगन में ही एक बड़ा तबेला होता है, जिसमें उसकी 5 गाय होती हैं। वो अपनी 5 गाय का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखता था और वक्त वक्त पर उन्हें चारा भी देता था और उन्हें हर रोज नहलाया भी करता था। अच्छा सुनो भाग्यवान, जल्दी से जाकर वो जंगल से तोड़कर लाए हुए नीम और नीलगिरी के पत्ते लाओ तो उन्हें जला देता हूँ, ताकि ये खड़ूस मच्छर मेरी प्यारी 5 गाय को परेशान न कर सके। ये लीजिए जी, कितनी चिंता लगी रहती है आपको अपनी गाय की। अरे रेवती, जब मैं अपनी गाय को स्वच्छ, सुरक्षित और तंदुरुस्त रखूंगा तभी तो जाकर वो मुझे साफ और ताजा दूध देंगी ना, जो मैं गांव वालों को बेच सकूंगा। ये बात भी सही है जी। भोला रोज सुबह साइकिल पर सवार होकर गांव भर में दूध बेचने जाता था। गांव का हर एक निवासी भोला से ही दूध लिया करता था। गांव में भोला के अलावा और कोई भी दूध वाला नहीं था। अरे भोला भाई, आज मुझे 5 लीटर दूध देना। आज घर पर मेहमान आ रहे हैं, अच्छी सी खीर बनाऊंगा। हाँ भोला भाई, मुझे 2 लीटर दूध दे दो। तुम्हारे दूध की बात ही निराली है, निराली। पीते ही मानो बदन में आग लग जाती है भाई, ऊर्जा आ जाती है। धन्यवाद भाई साहब। ये लीजिए आपका 5 लीटर और भाई साहब आपका 2 लीटर दूध। भोला ऐसे ही दिन भर साइकिल पर पूरे गांव में घूमता रहता और दिन के अंत तक उसकी बहुत अच्छी कमाई भी हो जाती। उसका स्वभाव बहुत ही दयावान और नेक होता है। वो दूसरों की खूब मदद करता है। एक दिन गांव में एक नया दूध वाला कम्मू आता है, जिसके पास 2 गाय होती हैं। वो अपनी गाय का ठीक से ध्यान नहीं रखता था, जिस कारण उसकी गाय अच्छा दूध नहीं दे पाती थी। इस गांव में तो बस भोला दूध वाले का ही बोलबाला है। 2 दिन में सिर्फ 3 लीटर दूध ही बिक पाया है मेरा। मैं इस भोला का काम तमाम करके ही रहूंगा, क्योंकि अगर एक बार इस भोला का पत्ता साफ कर दिया तो मैं इस गांव में आसानी से दूध बेच पाऊंगा। कल शाम को ही मैं भोला को गाड़ी से ठोक दूंगा, ताकि वो घायल हो जाए और उसके इलाज के लिए ढेर सारे पैसे लगे और वो फिर उसके बाद कंगाल हो जाए। अगली शाम जब भोला साइकिल पर सवार होकर घर की तरफ लौट रहा होता है, तभी वहां पर एक गाड़ी आकर भोला की साइकिल को ठोक कर चली जाती है और उस गाड़ी में कम्मू बैठा होता है।
जिसने भाड़े पर एक दिन के लिए वो गाड़ी ली होती है। भोला सड़क पर घायल पड़ा होता है और थोड़ी देर बाद वहाँ आस पड़ोस के लोग आते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पति को कुछ होगा तो नहीं ना? वो ठीक है ना? उन्हें ज्यादा चोट आई है क्या? अब बताइए ना डॉक्टर साहब। रेवती जी, आपके पति को गहरी अंदरूनी चोटें लगी हैं, जिस कारण उनका ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन के लिए पूरे 2 लाख रुपए लगेंगे। क्या? 2 लाख? लेकिन मैं इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करूंगी? रेवती बहुत चिंतित और परेशान हो जाती है। वो गांव में कई लोगों से पैसे की मदद मांगती है, लेकिन उसे कहीं से भी कोई मदद नहीं मिलती, ना ही कुछ पैसा मिलता है, जिस कारण ना चाहते हुए भी उसे 5 गाय और घर को बेचना पड़ता है और उन्हीं पैसों से वो भोला का ऑपरेशन करवाती है। ठीक होने पर भोला और रेवती दोनों जंगल की एक झोपड़ी में रहने लगते हैं। जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे कारण हमारा घर और 5 गाय हमसे दूर हो गई। नहीं रेवती, तुम इस सब के लिए खुद को क्यों दोषी ठहरा रही हो? अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो तुमने किया है, क्योंकि मेरे लिए भी तुम्हारी जान से बढ़कर और कुछ नहीं होता। भोला और रेवती अब जंगल में जैसे तैसे अपना जीवन बिता रहे होते हैं। वहीं भोला का एक्सीडेंट करके अब गांव में केवल कम्मू ही दूध बेचता था और गांव वालों को भी ना चाहते हुए कम्मू से ही दूध खरीदना पड़ता था। भोला अब हर रोज गांव में नौकरी ढूंढने जाता, लेकिन इतने कठिन प्रयास करने के बावजूद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती है, जिस कारण वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। 1 हफ्ते से पूरे गांव में भटक रहा हूँ, लेकिन अभी तक एक नौकरी नहीं मिली। ना जाने क्या होगा हमारा। बचे हुए पैसे भी अभी खत्म होने आए हैं जी। अगर ये पैसे भी खत्म हो गए तो हम खाएंगे क्या? हमारे खाने के लाले पड़े। इससे पहले हमें कुछ करना होगा। मैंने भी गांव में 2 से 3 जगहों पर पूछताछ की है। घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करने का काम है। 1 हफ्ते बाद पता चलेगा कि वहां मुझे काम मिलेगा या नहीं। एक तरफ जहां दंपत्ति रेवती और भोला इतनी कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ कम्मू पूरे गांव में दूध बेचकर ढेर सारे पैसे कमा रहा होता है। मैं पैसा पैसा करता हूँ, मैं पैसे पर ही मरता हूँ। बेचारा भोला आज कहीं का नहीं रहा। एक दिन, बस एक दिन में मैंने उसे ऊपर से नीचे ला दिया। आखिरकार मैं कम्मू जो हूँ, कम्मू। कम्मू को अब बहुत घमंड आ जाता है। एक दिन भोला जंगल में लकड़ियां बीनने जाता है, तभी उसे वहां पर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो भूखी होती है। बेटा, बहुत भूख लगी है। पिछले कई दिनों से मैंने खाना नहीं खाया है। मुझे खाना दे दे, बहुत मेहरबानी होगी बेटा। लेकिन मेरे और रेवती के ही खाने के लाले पड़ रहे हैं। ऐसे हालातों में मैं इन बूढ़ी काकी की मदद कैसे कर सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं और रेवती एक दिन भूखे रह सकते हैं, लेकिन इन काकी को भूखा नहीं रख सकते हम। काकी, आप चिंता मत कीजिए। चलिए, मेरी घरवाली ने आज चूल्हे पर गर्मा गर्म दाल रोटी और आलू की सब्जी बनाई है। ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। भोला उस बूढ़ी औरत को अपनी झोपड़ी में ले जाता है और वहां पर वो उसे खाना खिलाता है। खाना खाने के बाद वो बूढ़ी काकी बहुत खुश हो जाती है और अचानक से एक गाय में बदल जाती है। उस बूढ़ी औरत को गाय में बदलते देख भोला और रेवती अचंभित रह जाते हैं। ये क्या, आप एक गाय हो? लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? मैं एक जादुई गाय हूँ। मुझे जादुई लोक से वरदान मिला है और मैं इंसानी रूप लेकर भोला के रास्ते में आई। भोला एक बहुत ही दयावान और ईमानदार व्यक्ति है और इसीलिए मैं उसकी मदद करने आई हूँ। क्या? मैं रोजाना 1000 लीटर से भी ज्यादा दूध दे सकती हूँ। तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है भोला बेटा। अब से तुम ही मेरे मालिक हो। धन्यवाद जादुई गाय। धन्यवाद जादुई गाय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोला और रेवती दोनों उस जादुई गाय के जरिए रोजाना ढेर सारा दूध बेचते और खूब कमाते। गांव में भोला दूध वाले की वापसी से
अब कोई भी कम्मू दूध वाले से दूध नहीं खरीदता था और भोला रामनगर के अलावा बाकी कई सारे गांव में भी दूध सप्लाई करता था और वो उसके बाद दूध सप्लाई करते करते अमीर बन जाता है। एक महीने में वो गांव में अपनी बड़ी दूध की फैक्ट्री भी खोल लेता है। भोला को ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ते देख कम्मू को खूब जलन होती है। ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि उस चोमू भोला ने अपनी दूध की फैक्ट्री खोल दी? दाल में कुछ तो काला है, मुझे इस बात की तह तक जाना ही होगा। कम्मू भोला की दूध की फैक्ट्री में जाता है और चुपके से वहां पर झांकता है। तभी उसे जादुई गाय दिखाई देती है जो लगातार अनगिनत लीटर का दूध देती है। ये दृश्य देखकर कम्मू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो सबके जाने के बाद वहां अकेले में गाय को चुराने जाता है। लेकिन तभी गाय उसे श्राप देकर अपनी जादुई शक्तियों से एक पत्थर बना देती है। ले, अब अपने बुरे कर्मों की सजा भुगत दुष्ट आदमी। मैं जानती हूँ तूने ही भोला का एक्सीडेंट किया था। अब तू फिर कभी भी पत्थर से इंसान नहीं बन पाएगा। नहीं। और इस तरह कम्मू जीवन भर के लिए एक पत्थर बनकर रह जाता है और ईमानदार दूध वाला भोला खूब तरक्की करता है।